गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस.के. यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम में। तो जैसे कि डियर हम लोगों ने कल अपने बायोलॉजी के सेशन के अंदर जेनेटिक्स की शुरुआत की थी और उसके अंदर कुछ जेनेटिक्स के जो छोटे मोटे हमारी हिस्ट्री थी उसके बारे में जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो मेंडल हैं, मेंडल कौन थे, उनका जीवन कैसा था, उनका कार्य किसके ऊपर था, और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो मेंडल है, मेंडल का कार्य क्यों छुपा रहा था, और उसके बाद उनको अपने कार्य में सक्सेस क्यों मिली थी उसको भी हमने समझा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था तो जो मेंडल का कार्य था, क्योंकि वो छुपा रहा था, उसके बावजूद भी हम लोग आज मेंडल के कार्य को समझते हैं, मेंडल के नियमों को पढ़ते हैं और उनका पालन करते हैं। तो वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के छुपे हुए राज को हमारे सामने उजागर किया था और उनके जो कार्य था उसके आधार पर कुछ नियम बनाए थे। जैसे कॉरन्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि कॉरन्स ने मेंडल के कार्य को देखते हुए, उनके रिजल्ट्स को देखते हुए मेंडल के नाम से उनके दो हमारे सामने नियम सामने रखे थे, जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के नियम। तो उनके बारे में हम लोगों ने कल जाना था। आज हम देखेंगे जो मेंडल हैं, मेंडल ने जब मटर के ऊपर, पौधे के ऊपर कार्य किया था तो किन किन कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसीडर किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। उसी के अलावा कुछ हम ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे जेनेटिक्स में अक्सर उपयोग की जाती हैं लेकिन हमें उनके बारे में बताया नहीं जाता। तो पहले हम टर्म्स देखेंगे, फिर जो मटर का पौधा था उसके बारे में देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, पॉली हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, टेस्ट क्रॉस क्या होती है, बैक क्रॉस क्या होती है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होती है। उसके बाद जाकर हम लोग अपने जो मेंडल के काम नियम थे उनको समझने के लिए मेंडल के क्रॉस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सीधे अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के हमारे टॉपिक। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज के टॉपिक। तो पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे। तो जैसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है, ठीक है, वो आती है आपके पास फैक्टर्स। पहले टर्म आती है फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं, फैक्टर्स हमारे जो वंशागति है या जो हेरिडिटी है उसकी एक इकाई होती है, ठीक है, जो कि किसी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर लेके जाने का कार्य करती है और उनको एक्सप्रेस या प्रदर्शित करने का कार्य करती है। तो शुरुआत में फैक्टर्स को जो मेंडल थे उन्होंने एलिमेंट्स नाम दिया था। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जोहानसन, उन्होंने फैक्टर्स को नाम दिया जीन्स। तो जीन्स कुछ और नहीं है, वो फैक्टर ही है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं और उनको हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। तो हम बता देते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। इनको कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, वंशागति की इकाई, इनको कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं? तो ये वो हमारे वाहक हैं या वो कारक हैं जिनकी वजह से किसी लक्षण की वंशागति हमें देखने को मिलती है। तो हम बताते हैं ये वो कारक होते हैं जिनके द्वारा किसी कैरेक्टर मतलब लक्षण, कैरेक्टर की वंशागति होती है तथा वह एक्सप्रेस करता है, तो वंशागति करेगा और एक्सप्रेस भी करेगा। इसके बाद दूसरी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर फैक्टर्स के अंदर। तो जो मेंडल थे इन्होंने इन फैक्टर्स को नाम दिया था एलिमेंट्स। मेंडल ने इन फैक्टर्स को एलिमेंट्स नाम दिया था, इन फैक्टर्स को एलिमेंट्स नाम दिया था। इसके बाद जो ये फैक्टर हैं इनको जीन नाम किसने दिया? तो इनको जीन नाम दिया जोहानसन ने।
जो हैंसन ने सन 1990 में फैक्टर को जीन नाम दिया, फैक्टर को जीन नाम दिया, फैक्टर को जीन नाम दिया। तो जो फैक्टर है उसको जीन नाम दिया था जो हैंसन ने। ठीक है, चलिए अब बेटा इसी के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे मॉर्गन की। ठीक है, तो इस स्लाइड को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इस टॉपिक को लेते हुए। एक वैज्ञानिक थे मॉर्गन, स्टार लगाएंगे, मॉर्गन ने। ठीक है, मॉर्गन वो है जिन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था। मॉर्गन ने जीन्स या हम कह लेते हैं फैक्टर्स के लिए, जीन्स या फैक्टर के लिए सिंबल्स का उपयोग किया था, सिंबल्स का उपयोग किया था, सिंबल्स का उपयोग किया था। और जब इन्होंने सिंबल्स का उपयोग किया तो उन्होंने क्या किया, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके लिए कैपिटल लेटर में सिंबल को लिखा था, और जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसके लिए उन्होंने स्मॉल लेटर में कैरेक्टर को लिखा था। ठीक, इन्होंने डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रभावी। इन्होंने डोमिनेंट फैक्टर को शो करने के लिए कैपिटल लेटर तथा रेसेसिव फैक्टर को शो करने के लिए स्मॉल लेटर का उपयोग किया था। तो जो हमारे पास में डोमिनेंट आपका फैक्टर होगा उसको इन्होंने स्मॉल लेटर से दिखाया था, जो रेसेसिव लेटर होता है उसको, रेसेसिव आपका फैक्टर होता है उसको इन्होंने स्मॉल लेटर से दिखाया था। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दो हमारे पास है। कैपिटल टी किसको दिखाता है, टॉल फैक्टर को, और टॉल फैक्टर जो है हमेशा ड्वार्फ के ऊपर कैसा होता है, डोमिनेंट। और स्मॉल टी किसको दिखाया, ड्वार्फ फैक्टर को। तो जो फैक्टर मटर के पौधे को लंबा करेगा उसको दिखाएंगे कैपिटल टी से, जो फैक्टर हमारे मटर के पौधे को बोना बनाएगा उसको दिखाएंगे स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दो सिंबल को उन्होंने हमारे सामने दिखाया, हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इनको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारे पास में एलेल्स, और एलेल्स के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एलेल क्या होते हैं, और जो नीट का एग्जाम है उसके अंदर भी पूछा जाता है एलेल क्या होते हैं। तो उनको समझ लेते हैं कि एलेल्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं उनको भी। तो अब हम बात कर लेते हैं एलेल्स की। जो एलील हैं ये होते क्या हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, हमारे पास में एक जीन है, मान लीजिए जैसे हमारे पास एक जीन है जो लंबाई के लक्षण को नियंत्रित करता है।
अब ये जो जीन है लंबाई के लक्षण को पादप में नियंत्रित करता है। तो ये जीन के हमारे पास दो रूप है। एक वो रूप है जो पादप को बौना बना देता है और एक वो रूप है जो पादप को लंबा कर देता है। तो जीन तो एक ही लक्षण के लिए ना, लंबाई के लिए। अब इसके दो रूप हो रहे हैं, या तो वो बौना हो जाएगा या फिर वो लंबा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे पास में ब्लड ग्रुप होता है। अब जो ब्लड ग्रुप है आप ए से भी बताते हो, आप बी से भी बताते हो, ओ से भी बताते हो। तो जो ब्लड ग्रुप है ये है तो एक ही लक्षण ब्लड ग्रुप, लेकिन इसके तीन रूप हमारे सामने होते हैं, ए, बी या ओ। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली जीन जो आपके पास एलेल है वो क्या है, किसी भी जीन के आपके एक दूसरे रूप। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एलेल की। तो एलेल क्या होती हैं हम बताते हैं। ये जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। ये जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और ये कहां उपस्थित रहेंगी, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही स्थान पर उपस्थित रहती हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक ही स्थान पर उपस्थित रहती हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही स्थान पर उपस्थित रहती हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट, एलेल नाम बैटेसन ने दिया था। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एलेल नाम किसने दिया था। बोर्ड में भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, नीट के अंदर 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब जो हमने बात की है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हम बात करेंगे, आप लोगों को 11वीं क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि हमारे पास में जो सेल होती है उसमें क्रोमोसोम किस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे अंदर गुणसूत्र की संख्या होती है 46, लेकिन जिनको हम दर्शाते हैं किसके रूप में, 23 पेयर्स के रूप में। ठीक है, तो ये जो 23 पेयर्स है, इनमें क्या है कि हमारे पास में हर एक नंबर के लिए 2 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक क्रोमोसोम पिता से आता है और एक क्रोमोसोम माता से आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं कि मेरे पास में क्रोमोसोम 17 जो होगा उसकी 2 प्रतियां होंगी, जिसमें से एक क्रोमोसोम माता से आएगा और एक क्रोमोसोम पिता से आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में जोड़ा बना है, जिसमें से एक क्रोमोसोम माता से और एक क्रोमोसोम पिता से आया 17 नंबर के लिए, ये एक दूसरे के लिए क्रोमोसोम कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों ही 17 नंबर के क्रोमोसोम हैं। अब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है 5वें नंबर का, एक क्रोमोसोम है 18वें नंबर का, तो 5वां नंबर का क्रोमोसोम 18वें नंबर के क्रोमोसोम के लिए नॉन होमोलोगस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के समान नहीं, एक दूसरे के स्थान वाले नहीं है। तो जब हम बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास में, जैसे बात कर लेते हैं कि मटर का पौधा है, जैसे पी प्लांट है, तो पी प्लांट के अंदर भी अगर हम देखें तो पी प्लांट के अंदर भी क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो हमने दिखा दिया जी, यहाँ पे पी प्लांट की ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास में होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है, जैसे इसमें से मैं बताता हूं, ये है पैटर्नल, मतलब जो पिता की तरफ से आया, ये है मैटरनल जो माता की तरफ से आया। पैटर्नल पिता की तरफ से, आप कह सकते हो पी से पिता और एम से माता, आप ऐसे समझ सकते हो। अब जो हमारे पास में मटर का पौधा है उसके अंदर ये इस प्रकार से उपस्थित रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जैसे हम हाइट को लेकर, ये जो क्रोमोसोम है इनके ऊपर जो जीन है वो हाइट के है। तो जैसे ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ऊपर वाला, इस भाग के अंदर हमारे पादप की हाइट का जीन उपस्थित है, जो पादप में क्या करेगा, लंबाई के लिए उत्तरदायी होगा।
हम बताएंगे हाइट वाला जीन। यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? हाइट वाला जीन पादप की। लेकिन हुआ क्या, यहां पे जो हमारे पास में हाइट वाला जीन आया, इधर आ गया कैपिटल टी पादप की तरफ से, पिता की तरफ से, और इधर आ गया स्मॉल टी। ठीक है। अब देखो जो कैपिटल टी है वो क्या करेगा? पादप को लंबा करेगा, जबकि स्मॉल टी है ये क्या करेगा? पादप को बोना बनाएगा। लेकिन है दोनों के दोनों क्या? पादप की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन। तो इस प्रकार के जो जीन है आप देख सकते हो यहां पे एक जीन छोटा कर रहा है और एक जीन बड़ा कर रहा है, इसी को हम नाम दे देते हैं एलएल। तो ये कैसे होगी? हमारे पादप के अंदर उपस्थित जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गई हैं, इन्हीं को हम एलएल नाम देते हैं। चलिए, तो ये हो गया एलएल के बाद में। अब हम बात कर लेते हैं होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम समझेंगे आगे हेट्रोजाइगस के बारे में, होमोजाइगस के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। तो पहले देख लेते हैं होमोजाइगस। ठीक है। अब होमोजाइगस क्या हुआ? देखिए, जो भी संतान बनती है, जैसा हम लोग जन्म में पढ़ते आते हैं, संतान कैसे बनती है? दो गैमीट्स के संलयन से संतान बन रही है। जैसे मान लेते हैं एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये है। अब इन दोनों के संलयन से हमारे पास संतान बनेगी, जिसके लिए सबसे पहले बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा सबसे पहले? जाइगोट। सबसे पहले बनेगा जाइगोट। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में ये है मेल गैमेट। ठीक है। ये किसका है? ये है फीमेल गैमेट। तो एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, इनसे मिलकर बनना है जाइगोट। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर अवस्था हो जाए ऐसी कि इसके अंदर भी आपका कैपिटल टी आ जाए और इसके अंदर भी कैपिटल टी आ जाए, तो जाइगोट के अंदर क्या आ गया? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये जो कंडीशन है जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाए, तो हम इसको नाम दे देंगे होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका होमोजाइगस? तो हम बताते हैं, जब एक जाइगोट का निर्माण दो ऐसे गैमीट से होता है जिनमें किसी एक कैरेक्टर के फैक्टर्स आइडेंटिकल होते हैं, उस कैरेक्टर के लिए यह जाइगोट होमोजाइगस हो जाता है। यह जाइगोट होमोजाइगस हो जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास में दो ये आए, तो ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल हमारे पास में फैक्टर्स हैं। इनको हम क्या बता देंगे? आइडेंटिकल फैक्टर्स फॉर हाइट। ठीक है। तो ये हमारे पास में हाइट के आइडेंटिकल फैक्टर्स सामने आ जाते हैं, तो बेटा ये तो हो गया होमोजाइगस। अब होमोजाइगस के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोजाइगस। आशा करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहां पे देख लेंगे हम लोग हेट्रोजाइगस।
इन सब चीजों को इसलिए पहले पता होना जरूरी हो जाता है, हमारे जैसे एनसीईआरटी के अंदर इन सब चीजों के बारे में पहले से नहीं बताया है। वो क्या करते हैं, जब कॉन्सेप्ट को समझाते हैं उस टाइम पे एक नाम दे देते हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले उसमें इन्वॉल्व होने वाली चीजों को या उसमें इन्वॉल्व होने वाले टर्म्स को पहले ही हमें क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि हम आसानी से उनको समझ पाए। तो अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस का भी केस कुछ इसी प्रकार से होगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में एक ये मेल गैमेट है, ठीक है, और एक मेरे पास में ये फीमेल गैमेट है। अब मेल और फीमेल गैमेट को हमने क्या किया, सिनगैमी की। सिनगैमी करके हमारे पास में एक जाइगोट बना। ये क्या बना, जाइगोट। हम इनको कहते हैं गैमेट्स, और इनको इसको नाम देने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ। गैमेट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, ठीक है। ये चीज आप इधर भी नोट कर सकते हो। ये तो जाइगोट है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, जैसे यहां देख लेते हैं। तो हमारे पास में इधर तो आया कैपिटल टी, लेकिन इधर आया स्मॉल टी। इधर आया कैपिटल टी, इधर आया स्मॉल टी। तो जाइगोट जो बना हमारा, जाइगोट के अंदर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो जाइगोट कैसा हो गया, यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल जीन्स है, किसके लिए, हाइट के लिए। यहाँ पे क्या है, इनकी अगर हम बात करें, ये दोनों क्या है, नॉन आइडेंटिकल जीन्स फॉर हाइट, ठीक है। तो हाइट के लिए नॉन आइडेंटिकल जीन्स हमारे सामने उपस्थित है। अब नॉन आइडेंटिकल में मतलब कैसा है, एक यहाँ पे देखिए कौन सा है, जो लंबा करेगा पादप को, और दूसरा कौन सा है, जो पादप को बोना करेगा। तो एक लंबा करने वाला जीन है और एक पादप को बोना करने वाला जीन है। तो ऐसे में जो हमारे पास ये बना है, ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस को हम क्या बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जब एक जाइगोट में एक ही जीन के या एक ही कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग फैक्टर्स उपस्थित हों, दो अलग अलग फैक्टर्स उपस्थित हों, तो यह जाइगोट इस कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस बन जाता है। इस कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस बन जाता है। तो देखिए हमारे पास में जो जाइगोट बना है, यह हेटेरोजाइगस बन गया है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेल गैमेट आया, इसके पास में कैपिटल टी आया, जो फीमेल गैमेट आया इसमें स्मॉल टी आया। अब कैपिटल टी बनाएगा पादप को लंबा, स्मॉल टी बनाएगा पादप को बोना। तो हमने बात की यहाँ पर हेटेरोजाइगस की, कि देखिए हमारे पास में जो जाइगोट है, इसके अंदर जो मेल गैमेट है वहां पे कैपिटल टी है जो पादप को लंबा बनाएगा, जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर स्मॉल टी है जो पादप को बोना बनाएगा। और हम बात करें जाइगोट की, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर हो गया लंबे के लिए और एक कैरेक्टर हो गया आपके बोने के लिए। तो ये दोनों फैक्टर जो है एक जैसे नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है। तो हमारे पास में ये जो कैरेक्टर है उसके लिए यह जाइगोट हेटेरोजाइगस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया हेटेरोजाइगस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके अंदर, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं कि जब हम क्रॉस के अंदर फिनोटाइप की बात करेंगे तो वो क्या होगा, जीनोटाइप की हम बात कर लें तो वो है क्या होगा। तो उसको भी देख लेते हैं, चलिए। तो पहला हम बात कर लेते हैं इसमें फिनोटाइप। फिनोटाइप, अब देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं
भाई आपके लक्षण क्या है, तो आप बताओगे मेरा चेहरा लंबा है या गोल है, ठीक है। आप बताओगे कि मेरी आंखें काली हैं, भूरी हैं या ब्लू कलर की हैं, ये आप बताओगे। बालों का रंग कैसा है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लॉन्ड है, ये बताओगे। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये बाहर से देख के आप मुझे बता रहे हो, ठीक है। तो यदि हम बात करें किसी के बाह्य लक्षणों को देखकर, तो वह कहलाएगा उसका फिनोटाइप, ठीक है, वह कहलाएगा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या कहलाता है, ठीक है, कि देखिएगा किसी जीव में किसी कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस होने वाले कायिक लक्षण, कायिक लक्षण को आप क्या कह देंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स लक्षण फिनोटाइप कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल में मेरे पास है यहां पर हाइट, तो हाइट क्या है, लंबा है। अब यहां पे पौधा या तो क्या होगा, लंबा, या फिर पौधा क्या होगा यहां पर, बोना। तो ये जो लंबापन है या फिर जो बोनापन है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें बाहर से पता चल रहा है, लंबा पौधा या फिर बोना पौधा। तो जो हमारे पास में लंबा पौधा दिखाई दे रहा है, हमें बोना पौधा दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है, दीज आर दी फिनोटाइप। क्योंकि हम बाहर से देख के बता देते हैं कि पौधा किस प्रकार का है, बोना है कि लंबा है। इसके बाद आता है हमारे पास जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, तो जो हमारे पास में कोई ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, पादप हमारा लंबा हो रहा है, पादप हमारा बोना हो रहा है, तो ये जो हमारे पास में कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो फैक्टर है वो किस प्रकार से उपस्थित है। तो मतलब अब हम बात करेंगे कि एक बाह्य कैरेक्टर के लिए जो आंतरिक फैक्टर्स उपस्थित है, उनका प्रदर्शन कहलाता है जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। तो हम बताते हैं किसी एक्सटर्नल कैरेक्टर के लिए पादप में या फिर हम क्या कर देंगे, जीव में उपस्थित पादप में या जीव में उपस्थित जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उस कैरेक्टर का जीनोटाइप कहलाता है, उस कैरेक्टर का जीनोटाइप कहलाता है। जैसे अभी देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास में एक टॉल प्लांट है, ठीक है, और एक ड्वार्फ प्लांट है। तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस क्या हो गई, ये हो गए हमारे फिनोटाइप। अब जो टॉल प्लांट है इसके लिए आपकी कंडीशन ये भी हो सकती है और इसके लिए ये कंडीशन इसकी यह भी हो सकती है। तो ये जो मैंने दिखाया है कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी, ठीक है, ये जीनोटाइप है। और ड्वार्फ के लिए तो हमेशा ही स्मॉल टी और स्मॉल टी रहेगा। ये आपका जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप मैंने आपको बता दिए। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा आप सब लोगों ने नोट कर लिया? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब देखेंगे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस। टाइप्स ऑफ क्रॉस, टाइप्स ऑफ क्रॉस। अब इसके ऊपर डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में साफ तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकरण संकरण क्या होता है, ठीक है, या बहुसंकर संकरण क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। सीधे तौर पे इनके बारे में पूछा जाता है और आपसे यह भी कहा जाता है उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इन चीजों को हमें पहले ही देख लेते हैं, उसके बाद में हम अपने जो है जेनेटिक्स के अंदर स्टडी आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, बैक क्रॉस की। ये बैक क्रॉस छोड़िए, हम यहां पे बात करते सीधे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा एक संकर संकरण। एक संकर संकरण हिंदी में नाम दिया जाता है। और ये क्या होता है, तो देखिए जब दो पादपों के मध्य, जब दो पादपों के मध्य किसी, दो पादपों के मध्य किसी एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को आधार बनाकर, आधार बनाकर क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो देखिए क्योंकि मैं आपको मेंडल का कार्य समझाऊंगा, तो मेंडल ने पादपों के ऊपर ही काम किया था, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, दो पादपों। तो यहां पर दो पादपों के स्थान पर आपके दो जीवो भी कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, क्योंकि मेंडल का काम बताऊंगा वो पादपों पर आधारित है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो पादपों को लिखा है। वरना हमारे जीवों के मध्य क्रॉस कराते हैं एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, तो इसी को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल, मेंडल ने मटर के पौधे में, मटर के पौधे में लंबाई को आधार बनाकर, लंबाई को आधार बनाकर टॉल तथा ड्वार्फ, मतलब लंबे तथा बौने, टॉल तथा ड्वार्फ पादपों के बीच क्रॉस कराया था, क्रॉस कराया था। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, केवल और केवल एक ही कैरेक्टर को लिया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, तो आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को कहते हैं बेटा द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण क्या होता है इसको देखिएगा, द्विसंकर संकरण। तो यहां पे क्या है, जब हम जीवों को दो कैरेक्टर को आधार बनाकर, जब हम जीवों में दो कैरेक्टर्स को आधार बनाकर क्रॉस कराते हैं तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब
जीवों में दो कैरेक्टर्स को आधार बनाकर संकरण कराया जाता है तो इसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे में बीज का रंग तथा बीज की शेप, दो अलग अलग कैरेक्टर हो गए, उनको आधार बनाकर क्या कराया था, क्रॉस कराया था। मेंडल ने पी प्लांट के मध्य सीड कलर तथा सीड शेप, बेटा COLOR लिखा है, इसको गलत मत समझिएगा, ये भी वैलिड होती है स्पेलिंग। सीड शेप, सीड कलर तथा सीड शेप को आधार बनाकर क्रॉस कराया था। तो देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे पहला कैरेक्टर सीड कलर, ये हो गया एक कैरेक्टर, है ना, ये कैरेक्टर हो गया। जैसे सीड शेप, ये हो गया दूसरा कैरेक्टर। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर को आधार बना दिया है, जिनके आधार पर क्रॉस कराया है, तो ये क्या हो गया, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बता दिया है, डायहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बता दिया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या होता है, तो आशा करता हूं आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या होता है, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक हमने प्लांट लिया है A, ठीक है, ये हमने लिया है प्लांट B, प्लांट A प्लांट B। हमने इनके बीच में क्या करा दिया, यहां कराया हमने हाइब्रिडाइजेशन, हमने करा दिया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। अब जब हमने संकरण कराया तो यहां से क्या मिली हमें संतान, ठीक है, मान लीजिए यहां मिला प्लांट C, ये मिला प्लांट, हमें मिला प्लांट C। हमने क्या किया, अब अगर हम इसकी वापस से क्रॉस इसके साथ करा दें या फिर इसकी वापस से क्रॉस इसके साथ करा दें, दोनों में से किसी एक के साथ करा दें, तो वह कहलाएगा बैक क्रॉस। समझे बात को, कि हमारे पास में किसी भी एक पेरेंट के साथ आप क्रॉस करा दो वापसी में, तो वह कहलाता है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस को हम कैसे कहते हैं, देखिएगा, जब किसी हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाली संतानों की क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ कराते हैं तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन आपने कराया, प्लांट A लिया, प्लांट B लिया, अगर आप
उनसे बनने वाले प्लांट सी की क्रॉस चाहे ए से करा दें चाहे प्लांट बी से करा दें, तो हमारे पास इस प्रकार की जो क्रॉस होगी वह कहलाएगी बैक क्रॉस। इस प्रकार की क्रॉस कहलाती है बैक क्रॉस। ठीक है, चलिए तो नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने इसको? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट क्रॉस। अब ये थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास है प्लांट ए, ठीक है, इधर है प्लांट बी, ये है टॉल, ये है टॉल और ये है ड्वार्फ, ये है ड्वार्फ। ठीक है, हमने क्या कराया इनका? हमने कराया इनका हाइब्रिडाइजेशन। हमने करा दिया बेटा इनका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कराया तो हमारे पास प्लांट बना सी, प्लांट आया सी। ये जो प्लांट है ये है टॉल, ये प्लांट बन के आया टॉल। ठीक है, अब यहां पे कौन सा कैरेक्टर छुपा? यहां पे छुपा बोनापन। आप ध्यान से देखेंगे हमारा कौन सा लक्षण नहीं दिखाई दिया? हमें ड्वार्फ नहीं दिखाई दिया। हमें टॉल तो दिखाई दिया लेकिन ड्वार्फ नहीं दिखाई दिया। अब क्योंकि हमें ड्वार्फ नहीं दिखाई दिया तो हम मान के चलेंगे कि ड्वार्फ जो है यह है रेसेसिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम जो कैरेक्टर नहीं दिखा उस प्लांट के साथ में जो हमारे पास में संतान आई है उसका संकरण करा देंगे। तो जो कैरेक्टर नहीं दिखा उस कैरेक्टर के लिए, ठीक है, जो संतान आई है उसके लिए उसके पेरेंट के साथ में संकरण करा देते हैं और इसी को नाम देते हैं टेस्ट क्रॉस। तो हम देखिए टेस्ट क्रॉस को क्या बताते हैं। जब किसी संकरण में बनने वाले संतानों का की जगह कहते कि क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ कराई जाती है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमने जो क्रॉस कराई है, यहां पे आप ध्यान से देखिए, प्लांट सी की क्रॉस कराई है प्लांट बी के साथ में जो कि एक पेरेंट है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो हम बैक क्रॉस ही करा रहे हैं। यहां पे भी आप देखो, यहां पे हम क्या करा रहे हैं? बैक क्रॉस करा रहे हैं ना। जब हम ये हमारे पास जो संतान आ रही है इसकी जो क्रॉस करा रहे हैं किसी भी पेरेंट के साथ, तो वो बैक ही क्रॉस थी। और यहां पे भी हम क्या करा रहे हैं? बैक क्रॉस ही करा रहे हैं। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट बन के आता है। अब वो स्टेटमेंट क्या बन के आता है? ध्यान से देखिएगा, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस but all back cross are not test cross अब चाहे तो आप इसको हिंदी में बता सकते हैं, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होती हैं परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होती। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होती हैं परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होती। ठीक है,
तो ये था मेरे पास में, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ, ठीक है, इसके अंदर जानकारी दूंगा और उसी के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजीज के साथ जुड़ी हुई थी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी है। अब हम चलते हैं सीधे अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो यहां से हम लोग चलेंगे सीधे स्टडी के ऊपर और हम लोग बात करेंगे अब यहां पर मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की। हम किसकी बात करेंगे? मेंडल के कार्य की, मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने यहां नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सीधे यहां पे मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन कार्यों की, ठीक है। तो हम बताते हैं मेंडल वर्क ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मेंडल वर्क ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब चाहे तो यहां पे ये एस लगा सकते हैं, लेकिन अब इसको मान्यता नहीं रही। वर्क ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर मेंडल ने जो काम किया था वो कैसे किया था। मेंडल ने प्लांट की जो स्टडी की थी वो 7 अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए की थी, जिसमें ये कैरेक्टर्स जोड़े में उपस्थित थे, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी। तो हम बताते हैं इसके अंदर मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के प्लांट का चयन किया था, या मटर के प्लांट को सेलेक्ट किया था, जिसमें इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को आधार बनाया था। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को आधार बनाया था। तो मेंडल ने जो काम किया था उसमें उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को आधार बनाया था। अब इन्हीं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है, कैसे हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास कैरेक्टर्स थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी हम लोग टेबल को ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम सभी के बारे में समझेंगे। तो डियर देखिए, मैंने आज आपको काफी कुछ बता दिया है जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या क्या होती है उनके बारे में बता दिया है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हमसे जुड़ नहीं पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए एक ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। आप YouTube पर हमारा चैनल है ICT वर्चुअल क्लास उत्तराखंड, आप वहां जाकर स्टूडियो 4 के अंदर ध्यान से सुन लीजिएगा, ICT वर्चुअल क्लासेस उत्तराखंड, ये YouTube पे हमारा चैनल है। उसके अंदर स्टूडियो 4 पर जाकर आप हमारे वीडियोस को लाइव भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। अगर आप लाइव देखेंगे तो वो कंटिन्यूस मिलेगा, लेकिन फिर बाद में हम उसको सब्जेक्ट वाइज अपलोड कर देते हैं, जिसके अंदर आप हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपका कुछ टॉपिक छूट गया है या फिर आप कभी उसको अटेंड नहीं कर पाए या फिर कुछ कारणवश आपके यहाँ पे तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से आप हमें देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो आप जो हैं वहां से जाके भी लेक्चर को रिट्राइव कर सकते हैं और वहां पे जो अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप किसी को कोई डाउट होता है तो मैंने पहले ही अपना को नंबर दे दिया था, और अभी तक 1 ही 2 बच्चे हैं जिन्होंने कुछ प्रश्न हमसे पूछे हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहाड़ों से हैं, उनके पास में सोर्सेज नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा आप ऐसे ही करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते रहिए। और अच्छा लगता है कि जब कोई हमारा स्टूडेंट वो पढ़ता है सब्जेक्ट को और उसके अंदर उसके डाउट होते हैं और वो एक आशा के साथ हमसे जो है प्रश्न पूछता है, तो उसको उत्तर देते हुए अच्छा भी लगता है,
ठीक है। और यदि आपके पास में कोई प्रश्न होता है तो आप मुझसे यहाँ पर भी चैट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट हैंड रेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं या आपको थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रहा है या फिर आपको थोड़ा सा क्लास वालों के साथ में शर्म आ रही है और आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपका मजाक बनाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे ही समाप्त करूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर समझा होगा, एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।